वनडे इतिहास में 1000 रन और 100 विकेट पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी। क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे ज़्यादा 5 विकेट लेने वाला खिलाड़ी। वह खिलाड़ी जो 99, 199 और 299 पर अपना विकेट गंवाया हो। वह खिलाड़ी जिसका डेब्यू बहुत शानदार नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 400 विकेट अपने नाम दर्ज किया। वह खिलाड़ी जिसे 80 के दशक का महान ऑलराउंडर कहा गया। क्रिकेट में एक शब्द है ऑलराउंडर, जिसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। भारतीय क्रिकेट हो या फिर विश्व क्रिकेट, इस खिलाड़ी से कोई भी टीम अपना मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि यह वह खिलाड़ी होता है जो किसी भी टीम को आखिरी समय में रन बना कर देता है, और जब विकेट की दरकार होती है तो यह खिलाड़ी विकेट भी लाकर अपनी टीम के लिए देता है। इसीलिए जब टीम का चयन होता है तो ऑलराउंडर की भूमिका सबसे महती मानी जाती है। जैसे भारत में हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अब अक्षर पटेल का भी नाम इस खाके में जुड़ गया है। कभी कपिल देव का नाम इस लिस्ट में था। यह वह खिलाड़ी होता है जो कि मैच का रुख कभी भी पलट सकता है। आज के ज़माने में इस तरह के खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से फटाफट क्रिकेट की शुरुआत हुई है, उसके बाद से टीम के पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं कि वो स्पेशल गेंदबाज और स्पेशल बल्लेबाजों को रख सके। उन्हें लगता है कि वही खिलाड़ी चाहिए जो कि दोनों काम कर सकता हो। भारतीय टीम में एक दौर में 9 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हुए देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि 2 से 3 खिलाड़ी जिस तरह का है वो बढ़िया गेंदबाजी भी कर सकता है और वो लंबे लंबे छक्के लगाने की भी क्षमता रखता है। अब दुनिया भर की टीमें इस तरह के खिलाड़ियों की तलाश कर रही है। ये बात हुई आज की, जब फटाफट क्रिकेट की शुरुआत हो गई। लेकिन जरा सोचिए, 1980 के दौर को, जब टेस्ट ही प्रमुख खेल हुआ करता था, वनडे के मैच बहुत कम हुआ करते थे। उस दौर में भी ऑलराउंडर खिलाड़ी हुआ करते थे और अपनी टीम के लिए रन भी बनाते थे और विकेट भी ला कर देते थे। उस दौर में कई खिलाड़ी हुए, जिसमें कि डेनिस लिली, इमरान खान, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, कपिल देव और वसीम अकरम। इन्हीं सब के साथ एक खिलाड़ी था रिचर्ड हेडली, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिचर्ड हेडली के बारे में। रिचर्ड हेडली का जन्म 3 जुलाई 1951 को सेंट एल्बस, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता वाल्टर हेडली है, इनके भाई का नाम वेरी है। इनकी पूर्व पत्नी कैरेन न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी है। हेडली ने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को भी जारी रखा था और साल 1971-72 में उन्होंने अपने बड़े भाई डेले के साथ नई गेंद के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनके पदार्पण मुकाबले में दोनों अवसरों पर उनकी पहली गेंद सीमा रेखा के पार गई थी। हेडली कई सालों तक अपने प्रदर्शन को लेकर नाखुश रहे थे। उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते थे। फिर आया साल 1976। न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा कर रही थी। इस सीरीज में हेडली के लिए काफ़ी सफल रहा। इस सीरीज के दौरान हेडली ने एक मैच के दौरान 11 विकेट अपने नाम दर्ज किए, जिसमें न्यूजीलैंड को जीत मिली और हेडली की जगह टीम में उन्हें जगह पक्की हो गई। इसके बाद साल 1978 में हेडली ने इंग्लैंड का दौरा किया, जिसमें उन्होंने 26 रन खर्च कर 6 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को जीत मिली थी। यह इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहली जीत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड को 137 रन बनाने थे और पूरी टीम महज 64 रन पर ही ढेर हो गई। फिर आया साल 1979 और 80 का। इस सीजन के दौरान वेस्टइंडीज की टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। पहले ही टेस्ट मैच में हेडली ने 11 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जिसके बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 1 विकेट से यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही। उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में हेडली ने शतक जमा दिया। दूसरा मुकाबला ड्रा हो गया और इस तरह से न्यूजीलैंड ने उस समय की सबसे बेहतरीन टीम पर अपनी सीरीज से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1980 के क्लिनिक्सवर्थ ऑनर्स में हेडली को क्रिकेट की सेवाओं के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य नियुक्त किया गया था। फिर आया साल 1983। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी, जिसमें पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली। हालांकि आखिरी के 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस दौरान बल्लेबाजी करते हुए रिचर्ड हेडली ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर थे। इसी सीरीज के आखिरी मुकाबले में हेडली ने अपना 200वां टेस्ट विकेट भी पूरा किया। इसके ठीक अगले साल यानी कि साल 1984 में न्यूजीलैंड की टीम ने वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की। इंग्लैंड की टीमें दोनों पारियों में 100 रन से के कम अंतर के स्कोर पर ही सिमट गई।
इनका एकमात्र कारण था रिचर्ड हेडली, जिन्होंने इस मुकाबले में 8 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। साल 1984 में उन्हें आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ था। वो अगले 4 साल तक इस स्थान पर काबिज रहे। साल 1985-86 के सीजन में हेडली सबसे तेज गेंदबाज बने थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले में 54 रन खर्च कर 9 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट से जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद पूरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने भी 7 विकेट अपने नाम दर्ज किए। तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत मिली और यह 11 विकेट अपने नाम दर्ज किए। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह न्यूजीलैंड की पहली जीत थी। हेडली ने 3 टेस्ट मुकाबले में 33 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसी सीरीज के दौरान एलेट बॉर्डर को आउट कर हेडली ने अपना 300वां विकेट भी पूरा कर लिया। फिर आया साल 1986, जहां न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का दौरा किया और 1-0 से सीरीज हार गई, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम को यहां हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में हेडली ने 10 विकेट अपने नाम दर्ज किए। यहां से आगे का सफर हेडली के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि इसी साल कप्तान और हेडली के बीच में आपसी झगड़े हो गए। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। फिर न्यूजीलैंड की टीम ने 1987 में श्रीलंका का दौरा किया, जहाँ हेडली का अपना दूसरा शतक जमाया। पहली पारी में उन्होंने नाबाद 151 रन बनाए थे। हालांकि कोलंबो टेस्ट के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के होटल के पास में एक बम विस्फोट हो गया, जिसके बाद टीम लौटकर वापस चली आई। हेडली का असली प्रदर्शन निकलकर सामने आया। साल 1987-88 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे मुकाबले में 10 विकेट अपने नाम इन्होंने दर्ज कर लिया। हालांकि इसके बाद हेडली को चोट लग गया और वे टीम से बाहर हो गए। हालांकि उन्हें सिर्फ 1 विकेट लिया और उसके नाम विकेटों का एक विश्व रिकॉर्ड कायम हो गया, लेकिन वे टीम से बाहर हो गए। इसके बाद साल 1988 में भारत के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मुकाबले खेलने थे, लेकिन साल 1976 में जब वो भारत आए थे तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि फिर कभी भारत नहीं जाऊंगा। हालांकि विश्व रिकॉर्ड उन्हें फिर से भारत बुला लिया और इस दौरान उन्होंने अपना रिकॉर्ड स्थापित किया, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। फिर भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रही थी, जिसमें हेडली ने अपना 400वां विकेट पूरा किया। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में यह कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बन गए। उस पारी में उन्होंने संजय मांजरेकर को अपना शिकार बनाया, अपना रिकॉर्ड पूरा किया। इस दौरान हेडली ने एक और शानदार पारी खेली थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर एक और जीत दर्ज की। इसके बाद इंग्लैंड के आगामी दौरे से पहले उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सर रिचर्ड हेडली ने रिचर्ड स्पोर्ट्स ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के तहत उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा जो कि 25 वर्ष से कम आयु के हों, जो कि क्रिकेट को समझते हों और उसमें क्रिकेट खेलने की ललक दिखती हो। साल 1990 में क्रिकेट की सेवाओं के लिए उन्हें नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 1982 में ब्रिस्बेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से उन्हें नवाजा गया। न्यूजीलैंड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के खिताब से साल 1986 में उन्हें नवाजा गया। साल 2009 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम से उन्हें शामिल किया गया था। हम रिचर्ड हेडली के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं रिचर्ड हेडली अपने क्रिकेट कैरियर का लाभ युवा पीढ़ी के साथ साझा करेंगे। उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। साथ ही साथ आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, रिचर्ड हेडली की कौन सी पारी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।